हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं भूपेंद्र गौतम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सामान्य ज्ञान ग्रुप यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं संस्कृत व्याकरण, जो कि रीट, एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट आदि विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं, शिक्षक भर्ती से संबंधित जो भी हैं, उन सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिछले 4 या 5 वीडियो अपने इससे पहले हो चुके हैं। कल अपन ने बात की थी विभिन्न संज्ञा सूत्रों के बारे में। आज इस वीडियो में उसी से आगे कुछ संज्ञा सूत्र जो बाकी हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। रीट की दृष्टि से कुछ एक आपसे पूछे जाते हैं सूत्रों से संबंधित, उन्हीं सूत्रों की अपन केवल बात करेंगे। अन्य ग्रामर को बहुत ही सरल तरीके से अपन पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों। शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको, आज का जो टॉपिक है अपना वो विभिन्न संज्ञा सूत्र हैं। जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा वो पिछला वीडियो देखें। देखते हैं। पहला जो अपना सूत्र है आज का वो है वृद्धि संज्ञा करने वाला। वृद्धि संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो है दोस्तों वृद्धि रादेच। वृद्धि संज्ञा जो करने वाला सूत्र है वो है वृद्धि रादेच। अर्थात ये सूत्र कहता है दोस्तों, वृद्धि रादेच सूत्र ये कहता है आदेच आदेच वृद्धि संज्ञा स्यात्। ये जो सूत्र है वो कहता है आदेच वृद्धि संज्ञा स्यात्। अर्थात आ और एच प्रत्याहार, एच प्रत्याहार के अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं दोस्तों, आई और औ। इन तीनों वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। वृद्धि आदेश जो सूत्र है वो कहता है आ और एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। तो ऐसा क्यों सुनाता है? वृद्धि संज्ञक वर्ण कौन कौन से होते हैं? तो 3 संस्कृत में वृद्धि संज्ञक वर्ण हैं, आ, आई और औ। ये 3 वर्ण वृद्धि संज्ञक हैं। संधि में भी आपके काम आएगा ये सूत्र। वहाँ पे प्रत्यय की जब अपन बात करेंगे तो प्रत्यय प्रकरण में भी आपके काम में आएगा। तो आपको ध्यान में रखना है वृद्धि संज्ञक जो वर्ण है वो 3 है, आ, आई और औ। वृद्धि संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो है वृद्धि रादेच। और ये सूत्र कहता है आ और एच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों की वृद्धि संज्ञा होती है। अगला देखते हैं अपन। अगला जो संज्ञा सूत्र है अपना वो है गुण संज्ञा करने वाला सूत्र। और गुण संज्ञा जो सूत्र करता है वो सूत्र है अदेंग गुण है। ये सूत्र जो है अदेंग गुण है, वो गुण संज्ञा करता है। और ये सूत्र कहता है अत एंग च अत एंग च गुण संज्ञकः स्यात्। ये सूत्र कहता है अत एंग च गुण संज्ञकः स्यात्। अर्थात अत से अस्य है केवल ह्रीस्व ए, केवल ह्रीस्व ए की बात हो रही है, तय की संज्ञा हो जाती है, ह्रीस्व ए केवल बचता है। एंग, एंग की बात करें अपन तो एंग प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार के अंतर्गत 2 वर्ण आते हैं, ए और ओ। एंग प्रत्याहार के अंतर्गत ए और ओ वर्ण आते हैं। तो इन तीनों की जो है गुण संज्ञा होती है। देखते हैं। ह्रीस्व ए और एंग प्रत्याहार, एंग प्रत्याहार के अंतर्गत 2 वर्ण ए, ओ। इन तीनों वर्णों की जो है वो गुण संज्ञा होती है। इन तीनों वर्णों की गुण संज्ञा होती है। तो आपको ध्यान में रखना है ये तीनों वर्ण जो है गुण संज्ञक हैं। गुण संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो है अदेंग गुण है, जो कि कहता है अत एंग च गुण संज्ञकः स्यात्। अर्थात ए और एंग प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों की गुण संज्ञा हो। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ध्यान में देने योग्य बात है। ए ओ इन तीनों की गुण संज्ञा होती है, जबकि आ, आई और औ इन तीनों की
वृद्धि संज्ञा होती है, तो ये ध्यान में रखना है। देखते हैं अगला उपसर्ग संज्ञा सूत्र है। ये सूत्र है उपसर्ग संज्ञा विधायक सूत्र है। सूत्र है उपसर्गः क्रियायोगे। उपसर्गः क्रियायोगे, ये सूत्र कहता है दोस्तों कि जब प्र, प्रा, अप, सम आदि जो उपसर्ग हैं इनको प्रादि कहा जाता है। 22 प्रादि है संस्कृत में। सामान्यतः इनको उपसर्ग कहा जाता है, लेकिन संस्कृत में इनको प्रादि कहा जाता है, जिनकी संख्या कुल 22 है। और ये जो अपना सूत्र है उपसर्गः क्रियायोगे, ये सूत्र कहता है जब प्रादियों के साथ में किसी क्रिया या धातु का मेल होता है तो वो उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात प्र, परा, ये जो प्रादि हैं इनके साथ जब किसी क्रिया का योग होगा तभी ये उपसर्ग कहलाएंगे। यदि इनके साथ में किसी क्रिया या धातु का योग नहीं होता है तो इनको उपसर्ग नहीं कह के अपन निपात कहेंगे। उनको कहेंगे निपात, उपसर्ग नहीं कहा जाएगा। उपसर्ग तभी कहा जाएगा जब उनके साथ किसी क्रिया का योग होता है। अतः किसी उपसर्ग के साथ, अब ये उपसर्ग है अप, इसके साथ यदि क्रिया का योग नहीं हो रहा है तो ये निपात कहेंगे इसको। और निपात जो होता है उसको अव्यय कहा जाता है संस्कृत में। निपात होकर अव्यय हो जाता है। तो अब की बात करें तो इसको अव्यय कहेंगे यदि इसका किसी क्रिया या धातु के साथ में संबंध होता है, तब इसको अपन उपसर्ग कहेंगे। तो ये उपसर्गः क्रियायोगे जो सूत्र है वो यही कहता है कि जब प्रादियों का किसी क्रिया के साथ में योग होता है तो उसको उपसर्ग कहा जाता है। देखते हैं अगला टी संज्ञा विधायक सूत्र है अचो अंत्यादि टी। तो इसके बारे में देखते हैं क्या है टी संज्ञा। तो ये सूत्र है अचो अंत्यादि टी। ये सूत्र कहता है अचाम मध्ये यो अंत है सह आदिर्यस्य तत् टी संज्ञः स्यात्। अर्थात किसी भी शब्द में लिख देता हूं मैं आपको जिससे समझ में आएगा। किसी भी शब्द में जो अंतिम ओर से पहला स्वर होता है उसकी टी संज्ञा होती है। अर्थात कोई भी एक शब्द है जिसमें पीछे की तरफ से अपन बात करें शब्द के, तो जो पहला स्वर होगा उसको अपन टी संज्ञा कहेंगे। उसको टी कहा जाता है। किसी भी शब्द में जो अंतिम ओर से पहला जो स्वर होगा उसको टी संज्ञा या टी संज्ञक वर्ण कहेंगे। यदि उस स्वर के बाद, जो अंतिम स्वर है उसके बाद में कोई व्यंजन वर्ण होता है तो उसको भी क्या कहेंगे, टी। इन दोनों को शामिल करके उसको टी कहा जाएगा। तो एक एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको। पहले एक उदाहरण है मनस। एक ये शब्द है मनस। मनस की बात करें तो इसके जो विच्छेद करेंगे अपन मैं, ए, न, ए और से। अब यहाँ पे आपको देखना है पीछे की ओर से अंतिम स्वर, तो पीछे की ओर से अंतिम स्वर जो है वो है ए। और मैंने बताया स्वर के बाद में आने वाला व्यंजन वो भी टी संज्ञक वर्ण कहलाएगा। तो यहाँ पे जो स्वर है वो ए है और स्वर के बाद में एक व्यंजन है से, तो यहाँ पर जो टी संज्ञक वर्ण होगा वो अस को अपन टी कहेंगे। तो ये ध्यान में रखना है आपको। एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ। देखते हैं एक और एग्जाम्पल। सारंग की बात करें तो यहाँ पर से, आ, रे, ए
ग और ए। तो यहाँ पे अंतिम स्वर जो होगा वो है ए। तो यहाँ पर ए की क्या हो जाएगी, इस ए को अपन टी संज्ञक वर्ण कहेंगे, ये भी ध्यान में रखना है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। कुलटा, एक और शब्द है कुलटा। तो यहाँ की बात करें अपन, कै, उ, ले, ए, टे और आ, यहाँ पर जो टी संज्ञक वर्ण है वो आपको बताना है। 5 सेकंड में देखूंगा क्या होगा, आपको बताना है यहाँ पर टी संज्ञा क्या होगी। एक दो एग्जाम्पल आपको देने हैं, कमेंट में बताएं आप। यहाँ पर जो टी संज्ञक वर्ण होगा वो होगा दोस्तों आ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सीमन, ये एक शब्द है सीमन। आपको यहाँ पे बताना है टी किसको टी कहेंगे अपन। 10 सेकंड का और समय आपको दे रहा हूँ मैं, और जल्दी से जल्दी आपको बताना है यहाँ पर टी संज्ञक वर्ण किसको कहेंगे। और यहाँ पर दोस्तों अपन टी कहेंगे, वो कहेंगे, देखो बता देता हूँ, से, ई, मैं, ए और न, इस तरह से इसका विच्छेद होता है। तो अपने को बताना है, मैंने बताया था अंतिम स्वर और अंतिम स्वर के बाद स्थित व्यंजन, इन दोनों को टी संज्ञा कहा जाता है, टी संज्ञक वर्ण इनको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो टी संज्ञक वर्ण होगा वो होगा अन, क्योंकि अंतिम स्वर ए है और इसके बाद में व्यंजन आ रहा है तो इसको भी टी संज्ञक मानेंगे। तो यहाँ पर जो टी संज्ञा हो जाएगी वो अन, इसको टी संज्ञक वर्ण कहेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टी संज्ञा, जो कि आपके आगे काम आएगी संधि में, प्रत्यय के अंतर्गत भी आपके काम आएगी। तो आपको ध्यान में रखना है टी संज्ञा किसको, टी संज्ञा किसे कहते हैं। अचो अंत्यादि टी, अर्थात कोई भी शब्द है उसका अंतिम जो स्वर है, अंतिम स्वर और उसके बाद में स्थित व्यंजन वर्ण, उसकी टी संज्ञा होती है। अगला सूत्र देखते हैं। अगला सूत्र उपधा संज्ञा करने वाला है, और ये सूत्र कहता है अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अलो अंत्यात पूर्व उपधा, उपधा संज्ञा करने वाला सूत्र है। तो मैं बताता हूँ आपको उपधा किसे कहते हैं। और ये जो सूत्र है इसकी वृत्ति कहती है अलो अंत्यात पूर्व उपधा की, अंत्याद अल है पूर्वो वर्णम उपधा संज्ञा है स्यात्, अर्थात अंत्याद अल है पूर्वो वर्ण है उपधा संज्ञा है स्यात्, अंत्याद अल है। अंत्याद अल का जो अर्थ है वो है अंतिम वर्ण जो है अपना, अंतिम जो वर्ण है किसी भी शब्द या धातु का, उससे पूर्वो वर्ण, अर्थात अंतिम जो वर्ण है उससे पहले वाला वर्ण उपधा कहलाता है। किसी भी शब्द या धातु में जो अंतिम वर्ण है उससे पूर्व स्थित जो वर्ण है उसकी उपधा संज्ञा होती है। उसकी क्या हो जाती है दोस्तों, उपधा संज्ञा हो जाती है, अर्थात इसको कहेंगे अपन सेकंड लास्ट अल्फ़ाबेट। जो सेकंड लास्ट अल्फ़ाबेट है उसकी उपधा संज्ञा हो जाती है। उदाहरण के तौर पर मैं बता देता हूँ आपको, एक धातु है लिख धातु। अब इसकी बात करें, ल, ई, ख, इस तरह से इसका विच्छेद हो गया। तो यहाँ पर जो सेकंड लास्ट
वर्ण है वो है ई, तो ई को अपन उपधा कहेंगे, ई को कहेंगे उपधा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक धातु है सखन, ये धातु है स, ए, ख, ए और न, इस तरह से इसका विच्छेद होता है। तो यहाँ पर अंतिम वर्ण न है और इससे पूर्व में स्थित जो वर्ण है वो है ए, तो ए की उपधा संज्ञा हो जाएगी। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट संज्ञा है उपधा संज्ञा, जो कि आपके संधि और प्रत्यय इन दोनों में काम में आने वाली है। टी संज्ञा और उपधा संज्ञा दोनों ही आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है। एक बार पुनः मैं बता देता हूँ। अचो अंत्यादि टी, अर्थात अंतिम जो स्वर वर्ण है उसकी टी संज्ञा होती है और उसके बाद में स्थित व्यंजन वर्ण भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। जैसे कि मैंने बताया था एग्जाम्पल मनस, तो यहाँ पर अस जो है इसकी टी संज्ञा हो जाएगी। इसके बाद में अलो अंत्यात पूर्व उपधा, अर्थात जो अंतिम वर्ण है उससे पूर्व में स्थित जो वर्ण है उसकी उपधा संज्ञा हो जाएगी। तो ध्यान में रखना है आपको। इसका भी एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ। एक धातु है पठ धातु, तो पठ में बात करें तो ए की उपधा संज्ञा हो जाएगी। ध्यान में रखना है आपको। अगला देखते हैं। लोप संज्ञा विधायक जो सूत्र है वो है अदर्शनम लोप है। ये कल बताया था वैसे मैंने, लेकिन एक बार और इसको बता देता हूँ। अदर्शनम लोप है को किसी भी, ये सूत्र जो है अदर्शनम लोप है वो कहता है किसी भी वर्ण का दिखाई नहीं देना, अर्थात किसी भी वर्ण का अदर्शन से आशय है दिखाई नहीं देना, उसकी लोप संज्ञा हो जाती है। जैसे एक सूत्र आता है अपने इत संज्ञा करता है, तो जिस वर्ण की इत संज्ञा हो जाती है उस वर्ण का लोप हो जाता है। लोप करने वाला जो सूत्र है वो है तस्य लोप है, अर्थात तस्य लोप है जो सूत्र है वो कहता है जिस वर्ण की इत संज्ञा हो गई है, तस्य से आशय है जिस वर्ण की, तस्य का जो अर्थ है वो है जिस वर्ण की इत संज्ञा हो गई है, तस्य लोप है अर्थात उसका लोप हो जाए। तस्य लोप है अर्थात जिस वर्ण की इत संज्ञा हो चुकी है उसका लोप हो जाए, ये सूत्र कहता है तस्य लोप है। जबकि अदर्शनम लोप है क्या कहता है कि जिस वर्ण का लोप हो गया वो दिखाई नहीं देगा। अदर्शनम लोप है सूत्र ये कहता है जिस वर्ण का लोप हो गया उसको दिखाई नहीं देगा, अर्थात वो दिखाई देकर भी किताबों में अपन लोप तो नहीं कर सकते हैं। लोप करने का मतलब ये नहीं होगा कि अपन ने उस किताब में से अपन उसको मिटा सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जिसकी संज्ञा हो जाएगी उसको गिना नहीं जाएगा उसके अंतर्गत। तो ये सूत्र यही कहता है, तस्य लोप है सूत्र कहता है जिस वर्ण की संज्ञा हो गई है उसका लोप हो जाए। और अदर्शनम लोप है सूत्र जो है वो कहता है जिसका लोप हो गया है उसको दर्शाए नहीं, अर्थात उसकी गणना नहीं की जाए। जैसे कि माहेश्वर सूत्रों में भी मैंने आपको बताया था, ए ई उण, यहाँ पर न की संज्ञा हो जाती है तो इसकी गणना नहीं की जाती है। जब प्रत्याहार निर्माण करते हैं तो अंतिम वर्ण जिसकी संज्ञा हो जाती है उसकी गणना अपन नहीं करते हैं। तो इसका आशय यही है अदर्शनम लोप है, अर्थात जिसका लोप हो गया उसका अदर्शन हो जाए, अर्थात दिखाई नहीं दे। अगली एक और संज्ञा है अपनी लघु संज्ञा। लघु संज्ञा करने वाला जो सूत्र है वो है हरिस्वम लघु, अर्थात हरिस्व जो वर्ण है उनकी लघु संज्ञा होती है।
ह्रस्व स्वर जो स्वर हैं उनकी ए, ई, ऊ, री और लरी, ये 5 ह्रस्व स्वर माने गए हैं, ए, ई, ऊ, री, लरी। तो इनकी लघु संज्ञा हो जाती है ह्रस्वम लघु सूत्र के द्वारा। ये भी आपके छंदों की जब अपन बात करेंगे आगे छंद प्रकरण की, तो वहाँ पर आपके ह्रस्व और लघु संज्ञा दोनों काम में आएगी, दीर्घ संज्ञा भी वहाँ पे अपन पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको बता देता हूँ संज्ञाओं के अंतर्गत ही। तो ह्रस्व लघु अर्थात ह्रस्व वर्णों की लघु संज्ञा होती है। ह्रस्व स्वर जो है 5 पढ़े गए हैं, ए, ई, ऊ, री और लरी, इन 5 की लघु संज्ञा होती है। अगला सूत्र है गुरु संज्ञा करने वाला, और गुरु संज्ञा करने वाले 2 सूत्र हैं। एक सूत्र है पहला गुरु संज्ञा करने वाला, संयोगे गुरु अर्थात किसी भी ह्रस्व स्वर के आगे संयोग करने पर उस ह्रस्व शब्द को भी गुरु मान लिया जाता है। अर्थात जैसे कि बात करें अपन, किसी ह्रस्व स्वर के बाद, ह्रस्व स्वर के बाद में हलंत वर्ण आ जाता है या अनुस्वार आ जाता है या फिर विसर्ग आ जाता है, तो उस ह्रस्व स्वर की भी गुरु संज्ञा हो जाती है। एक एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको इसके लिए। जैसे एक है संयुक्त, ये वर्ण है संयुक्त, ये पूरा एक वर्ण है, शब्द है एक संयुक्त। तो यहाँ पर बात करें ऊ, ऊ ये ह्रस्व है, इसकी ह्रस्व संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन इससे जस्ट आगे जो है हलंत वर्ण है, इसलिए इस ऊ की भी गुरु संज्ञा हो जाएगी और इसके लिए 2 मात्राओं का प्रयोग किया जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखनी है, यदि किसी ह्रस्व स्वर के आगे संयुक्त वर्ण, अनुस्वार या विसर्ग का चिन्ह आता है तो वो ह्रस्व स्वर भी गुरु हो जाता है। छंद प्रकरण में और इसको डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आपको ध्यान में रखना है, किसी भी ह्रस्व स्वर के आगे यदि संयुक्त स्वर, अनुस्वार या विसर्ग आता है तो उस ह्रस्व स्वर की भी गुरु संज्ञा हो जाती है। ह्रस्व स्वर के लिए, ह्रस्व वर्ण के लिए 1 मात्रा का प्रयोग किया जाता है, जबकि गुरु वर्ण के लिए 2 मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। अगला जो सूत्र है गुरु संज्ञा करने वाला वो है दीर्घम च, अर्थात जो दीर्घ वर्ण है, दीर्घ वर्ण आ, ई, ऊ, री, ए, ओ, आई, औ, इन सभी को दीर्घ वर्ण कहा जाता है। तो इन सभी की दीर्घ संज्ञा होती है, अर्थात इनको गुरु संज्ञक वर्ण कहा जाता है। जबकि जो 5 वर्ण थे ए, ई, ऊ, री, लरी, इनको ह्रस्व संज्ञक वर्ण कहा जाता है। तो ये था अपना गुरु संज्ञा। अपन ने बात की गुरु संज्ञा और लघु संज्ञा की। लघु संज्ञा के अंतर्गत मैंने बताया आपको ह्रस्वम लघु, सभी ह्रस्व स्वरों की लघु संज्ञा होती है। जबकि गुरु संज्ञा के अंतर्गत 2 सूत्र अपन ने देखे, संयोगे गुरु अर्थात ह्रस्व स्वर के आगे यदि संयुक्त स्वर, अनुस्वार या विसर्ग आता है तो उस ह्रस्व स्वर की भी गुरु संज्ञा हो जाती है। दीर्घम च अर्थात जो दीर्घ स्वर हैं उनकी भी क्या होती है, गुरु संज्ञा होती है। अगला जो सूत्र है वो धातु संज्ञा करने वाला सूत्र है, और ये सूत्र कहता है भूआदयो धातवः। सूत्र है भूआदयो धातवः, और ये जो सूत्र है वो कहता है क्रियावाची जो भू आदि जो धातुएं हैं उनको धातु कहा जाता है। अर्थात जिनके द्वारा क्रिया की जा रही हो, ऐसी धातुएं जिनके द्वारा क्रिया की जा रही हो, जैसे भू धातु है, अस धातु है, चुर धातु है, बहुत सी धातुएं धातु प्रकरण के अंतर्गत लघु सिद्धांत कौमुदी में पढ़ी गई हैं, अष्टाध्यायी में। तो आपको इसको ध्यान में रखना है, जिसके द्वारा क्रिया की जा रही हो उसको अपन धातु कहेंगे, जिसके द्वारा किसी प्रकार की क्रिया नहीं होती है वो धातु नहीं होती है। तो ये था अपना आज का टॉपिक विभिन्न संज्ञाओं को लेकर।
आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। आशा करता हूँ आप सभी को जो संज्ञाएं हैं आपसे संबंधित, रीट से संबंधित, MP टेट, P टेट, C टेट, UP टेट आदि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण संज्ञाएं हैं उनके बारे में अपन ने विस्तृत चर्चा की है। कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक इसको शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।